हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 12th ऑफ जुलाई टू 17th ऑफ जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन सभी को इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ देखना है तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में जाने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जिनको ये पूरा प्रयास, हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, वो इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे इस स्कैनर को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, यानी कि आप हमारे स्टडी आपके साथ नाम का जो टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर भी आप पहुंच सकते हैं इस स्कैनर के थ्रू। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इनोवेटिव चीज़ है। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में का जो फर्स्ट टॉपिक था, यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कब से स्टार्ट हुआ, मनाया गया, ये 1990 से स्टार्ट हुआ, यानी कि पहली बार 11 जुलाई 1990 को ये बनाया गया था। उसके बाद लगातार ये मनाया जा रहा है। इसके अलावा मैंने 2030 की थीम आपको बताया था और इसके इतिहास के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सेकेंड न्यूज हमने देखी थी कि आईईपी की जो रिपोर्ट है, आईईपी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अफगानिस्तान को बताया लीस्ट पीसफुल कंट्री, यानी कि सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, वो है अफगानिस्तान। जबकि अगर बात करें सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था उसका नाम आइसलैंड। आइसलैंड का की रैंक क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, जबकि जबकि अफगानिस्तान की रैंक क्या है, तो अफगानिस्तान की रैंक है लीस्ट, सबसे कम। अगर बात करें इंडिया की रैंक की, तो इंडिया की रैंक मैंने आपको बताई थी 126 रैंक रही है इस साल। तो आपको ध्यान रखना है इंडियन सॉरी अकॉर्डिंग टू आईईपी रिपोर्ट, आईईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान लीस्ट पीसफुल कंट्री है, इंडिया की रैंक है 126 और आइसलैंड मोस्ट पीसफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सेवेंथ बायलेटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट की गई, तो विशाखापट्टनम में कंडक्ट की गई, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था जाइमेक्स। जाइमेक्स जाइमेक्स जे से आपको लेना है जापान और आई से लेना है इंडिया। मैंने आपको बताया था ये किन दो देशों के बीच की मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो ध्यान रखना है जाइमेक्स जापान और इंडिया, इन दो देशों के बीच की मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसका अभी सेवेंथ एडिशन कहाँ हुआ, तो सेवेंथ एडिशन इसका विशाखापट्टनम में किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि जस्टिस शिव कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस में आप चले जाएं, इसके अलावा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज फैक्ट है कि जस्टिस शिव कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का के नए एक्टिंग चेयरपर्सन कौन बन गए हैं, जस्टिस शिव कुमार सिंह। इसके पहले कौन था, तो इसके पहले हर्ष चौहान को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एनजीटी के बारे में, एनजीटी का जो फॉर्मेशन डेट है वो आप ध्यान रखेंगे 18 अक्टूबर 2010। 18 अक्टूबर 2010 एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है एनजीटी की फॉर्मेशन डेट। कौन से एक्ट के थ्रू, तो एनजीटी 2010 के एक्ट के थ्रू इस बॉडी का निर्माण किया गया, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है ना, मतलब जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उन सभी को हैंडल करने का काम किसका है, तो एक बॉडी है जिसका नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केन्या की जो गवर्नमेंट है उन्होंने होस्ट किया है इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इंडिया और कौन सा ऐसा देश है जिसने मिलकर होस्ट किया है इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल को। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि इस साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है या इंडिया में। उसी इसी पर्सपेक्टिव में, इसी उद्देश्य के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केन्या गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल को होस्ट किया है रिसेंटली। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज क्या थी, तो नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि हरियाणा ने
यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि भोपाल में आयोजित की गई, उसका खिताब जीत लिया है। तो हरियाणा की टीम ने यूथ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिवीजन समझ में आया होगा। जिनको भी ये रिवीजन समझ में नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं हमसे जुड़कर। बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक्स की। तो नया जो करंट अफेयर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ऐसे लोग जिनको लग रहा हो कि क्विक रिवीजन उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखें, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद अगर आप रिवाइज करेंगे तब आपको चीजें समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएंगी। चलिए बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम क्या है, सर्बानंदा सोनोवाल, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है रिसेंटली डीजीएनएसएस सागर संपर्क। अगर हम लोग बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट कौन है, तो सर्बानंदा सोनोवाल। तो अपने ये हो गया एक फैक्ट, आपको एज इट इज ध्यान रखना है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क। यानी कि समुद्र में, यानी कि सागर में जो सैटेलाइट के माध्यम से जो नेविगेशन है वो आसान हो जाएगा इस प्रणाली के थ्रू। DGNSS यह एक सैटेलाइट सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म है डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, और इसका भारतीय नाम क्या रखा गया है, सागर संपर्क। यानी सागर में, महासागर में संपर्क यानी नेविगेशन करने के लिए या संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए एक सैटेलाइट बनाई गई है जिसका नाम क्या है, DGNSS। इसकी मदद से नेविगेशन सिस्टम को आसान बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा, तो अगर हम लोग बात करें तो इट वुड प्रोवाइड मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द शिप फॉर सेफ नेविगेशन। तो जब हम लोग बात करते हैं समुद्र में जब शिप्स जाती हैं, ये हमारा एक समुद्र और यहाँ पर कोई शिप है, यहाँ पर कोई शिप, तो ये शिप किस पोजीशन पर है, इसकी एक्यूरेट पोजीशन के बारे में बताने पे, या फिर ये किस तरीके से वर्क कर रही है, या प्रॉपर मैनेजमेंट है इसका कि नहीं है, इसके बारे में पता करने के लिए इसका निर्माण किया गया है, यानी इस सैटेलाइट का निर्माण किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इतने बड़े महासागर में अगर आपको शिप को लोकेट करना है या उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक जबरदस्त सैटेलाइट सिस्टम की जरूरत होगी, और वही इंडिजीनियस रूप से बिल्ट, यानी कि भारतीयों द्वारा बिल्ट एक नेविगेशन सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है DGNSS सागर संपर्क। तो इसकी मदद से जितने भी हमारे शिप्स हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। अबाउट DGNSS के बारे में जानते हैं, तो इट इज अ टेरेस्ट्रियल बेस्ड एनहांसमेंट सिस्टम, इट करेक्ट द एरर्स एंड इनएक्यूरेसीज इन द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यानी GNSS की जो इनकरेंसीज है या इनएक्यूरेसीज थी या जितने भी एरर्स थे उन सभी को ये करेक्ट करेगा। इट विल हेल्प मैरिनर्स इन द सेफ नेविगेशन एंड विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलिजन्स एंड एक्सीडेंट। बिल्कुल सिंपल सी है, यह एक स्थलीय आधारित संवर्धन प्रणाली है। यह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक करता है। यह नाविकों को सुरक्षित नेविगेशन में मदद करेगा और टकराव और दुर्घटना के जोखिमों को कम करेगा। मतलब सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात है, अगर मैंने ये बताया ये एक महासागर है और यहाँ पर एक शिप है, ये एक शिप लोकेट कर रही है, इधर से भी कोई एक शिप आ रही है ना, तो इनके बीच में टकराव ना हो, कोलिजन ना हो। साथ ही साथ यहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है, किस तरह से चक्रवात काम कर रहा है या वाटर बॉडी के नीचे किस तरह से क्लाइमेट है ना, इन सारी चीजों के बारे में बताने का काम किसका होगा, इस सैटेलाइट का। और साथ ही साथ एक दूसरा यूज तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये शिप का लोकेशन बताएगा, है ना, कि ये पर्टिकुलर शिप कहाँ पर है, किस दिशा से कौन सी शिप आ रही है, कहाँ से जा रही है। ये सिंपल सी चीजें हैं जो कि आप देखते हैं आपके GPS सिस्टम में जिस तरह से होता है, बिल्कुल उसी तरह से है। तो ये काम शिप्स का पर्टिकुलरली महासागरों में किया जाएगा। ठीक है, शिप को लोकेट करने का काम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो टू बी हेल्ड इन वाराणसी फ्रॉम जुलाई 2022-24। अगर बात करें वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है कहां, वाराणसी में। दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन, ना सिर्फ इंडिया का, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस
पिछले साल ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का वाराणसी में उद्घाटन हुआ और वहीं पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो कंडक्ट किया जाएगा। इस पर्टिकुलर सम्मेलन में, ये पर्टिकुलर जो सम्मेलन या आप कहें कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर सम्मेलन में 25 देशों के 450 से अधिक मंदिर पदाधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है। हिंदुओं के साथ साथ सिख, बौद्ध, जैन धर्म से जुड़े मठ मंदिरों और गुरुद्वारों के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल है, ना सिर्फ इंडिया का बल्कि इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको एज इट इज, मुझे उम्मीद है कि ये आपको ध्यान रहेगा। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर आप सभी को पता होगा वाराणसी में सारनाथ सारनाथ भी मौजूद है, सारनाथ के। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे और यहीं पर वाराणसी में ही इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग कहां कंक्लूड की जाएगी? तो नई दिल्ली में कंक्लूड की गई 50th जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग रिसेंटली कंडक्ट हुई है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन हेड करता है? तो आप सभी को पता होगा जीएसटी काउंसिल को हेड करती हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, कहाँ आयोजित की गई ये जीएसटी काउंसिल? तो ये जीएसटी काउंसिल आयोजित की गई नई दिल्ली में। इसके अलावा इसके हाइलाइट्स क्या रहे उनके बारे में जानते हैं। तो पहली बात क्या है? तो पहली बात है 28% जीएसटी रेट हैज बीन लेविड ऑन फुल वैल्यू ऑफ गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कसिनो। मतलब क्या है इसका? सिंपल सा मतलब ये है, इसका सिंपल सा मतलब है 28% जीएसटी अब सरकार लेने वाली है जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। गेमिंग प्लेटफॉर्म अगर आप सभी को पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे ड्रीम 11 हो गया, है ना, माई सर्कल है ना, आप विंजो, जितने भी आप गेमिंग प्लेटफॉर्म देखते हो, जहां जो कि आपको, जब आप क्रिकेट देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग इसकी एड चलाते हैं, सौरव गांगुली साहब चलाते हैं, है ना, और कई सारे प्लेयर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, कई सारे प्लेयर इनकी एड चलाते हैं। तो ड्रीम 11 आपने बिल्कुल नाम सुना होगा और कई लोगों को तो खेलते हुए भी या इस पे पार्टिसिपेट करते हुए भी देखा होगा, है ना। तो जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है उस पर 28% जीएसटी टैक्स लेने वाली है सरकार। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसमें से 72 रुपए ही बचेंगे, 28 रुपए सरकार ले लेगी, है ना। तो ये अपने आप में ये स्टेप क्यों रखा गया है, ये क्यों लागू किया गया है, उसका मेन उद्देश्य है, यानी सरकार का मेन उद्देश्य है कि इन गेमिंग प्लेटफॉर्म की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा लत लग चुकी है इनकी, और उसी लत को छुड़वाने का एकमात्र तरीका क्या है? यही है, जिस पर 28% जीएसटी लग जाएगी और कंपनियों को तो नुकसान होगा, लेकिन ये लत इंडियंस की छूट जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा कट जाएगा और जो प्रॉफिट अर्निंग है वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम। यानी कि आपके पैसे डूबेंगे ही, फायदा बिल्कुल ना के बराबर होने वाला है। इस वजह से इस टैक्स को इम्पोज किया गया है, ठीक है, हॉर्स रेसिंग या कसिनो। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज क्या थी? तो एग्जेम्प्टेड जीएसटी ऑन फार्मा प्रोडक्ट लाइक कैंसर ड्रग, डायनेट्रिक्सीमैब एंड फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस। तो जीएसटी फार्मा प्रोडक्ट जैसे कैंसर के जितने भी ड्रग्स आते हैं या फूड में स्पेसिफिकली जो मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, उससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा, यानी जीएसटी हटाया जा रहा है, ठीक है, उन प्रोडक्ट से। इसके अलावा किसकी जीएसटी को रिड्यूस किया गया है? तो अनकुक्ड, अनफ्राइड और अनएक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट्स को का जो स्नैक्स होते हैं, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जो कि अनकुक्ड हो या अनफ्राइड हो, उन सभी से जीएसटी को रिड्यूस किया जाएगा। कितना? 5% जीएसटी रिड्यूस किया जाने वाला है। अच्छा, कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट कैसे है? तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कहाँ हुई? नई दिल्ली में। और किन फूड्स पर कितना जीएसटी लग रहा है, कहां पर जीएसटी कम हुआ है, कहां पर जीएसटी बढ़ गया है, तो ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से इस न्यूज को कवर किया गया है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि 28% जीएसटी कर दिया गया है गेमिंग प्लेटफॉर्म्स चाहे कोई भी हो, उन सभी पर
फुल वैल्यू ऑफ जीएसटी रेट अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा किन प्रोडक्ट से जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर लिया गया है यानी कि हटा लिया गया है, वो है फार्मा प्रोडक्ट्स जैसे कैंसर मेडिसिन या फूड प्रोडक्ट्स जो कि स्पेसिफिकली मेडिकल पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट से जीएसटी को रिड्यूस यानी कम कर लिया गया है। कितना कम किया गया है? 5% कम किया गया है। कौन से फूड है? तो अनकुक्ड, अनफ्राइड और अनएक्सट्रूडेड स्नैक्स पैलेट, यानी कि जितने भी स्नैक्स या चिप्स वगैरह आप खाते हैं जो कि अनकुक्ड होते हैं, अनफ्राइड होते हैं, उनसे 5% जीएसटी टैक्स को रिड्यूस किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा एक और न्यूज है, रिड्यूस किया है जीएसटी फिश सॉल्युबल पेस्ट, फिश सॉल्युबल पेस्ट पे 5% रिड्यूस किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिसेंटली फ्रांस के हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के टाइम पर जिस भी कंट्री को विजिट कर रहे हैं वहां पर इन्हें उस स्टेट का हाईएस्ट ऑनर दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था पपुआ न्यू गिनिया, है ना। इसके अलावा कई जगह जहां जहां इन्होंने विजिट किया, जैसे यूएई में विजिट किया, वहां पर जितने भी देश के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, उन सभी जगह आपने ये नोटिस किया होगा कि वहां के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ड्यूरिंग द विजिट टू द फ्रांस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाज अवार्ड टू द फ्रांस highest civilian military honor, Grand Cross of the Legion of Honor by French President Emmanuel Macron। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है किसने ये अवार्ड सम्मानित किया गया, तो फ्रेंच के प्रेसिडेंट जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन ने इसे सम्मानित किया है। इसके अलावा विद दिस ऑनर ही आल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव दिस ऑनर। पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें फ्रेंच के यानी फ्रांस के इस हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो पहले प्रधानमंत्री, अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री को यह अवार्ड नहीं दिया गया है। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ही ऑल्सो ज्वाइन द फ्रेंच नेशनल डे, ही ऑल्सो ज्वाइन द फ्रेंच नेशनल डे। 14 जुलाई को फ्रेंच नेशनल डे मनाया जाता है, और इस समय पर आप सभी को पता होगा 14 जुलाई को भारत से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, आप सभी इसके विटनेस रहे होंगे। आप सभी ने देखा होगा, कुछ ने इंस्टा स्टोरी भी लगाई होगी, है ना। कई लोगों ने इसको देखा और विटनेस किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस समय जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो फ्रांस में मौजूद थे और वहां पर इन्होंने एक स्पीच भी इसके ऊपर दी थी। इसके अलावा अदर अवार्डीज कौन है, तो इस अवार्ड से और किसे सम्मानित किया गया है, तो नेल्सन मंडेला, किंग चार्ल्स और एंजीला मेर्केल से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख अवार्डीज हैं जिनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। तो 14 जुलाई यानी 14 जुलाई को फ्रेंच नेशनल डे मनाया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड लॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से फ्रांस के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सम्मानित किया। तो आपको एज इट इज ये वाली बातें ध्यान रखती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट डबल्स इनकम स्लैब फॉर ईडब्ल्यूएस अंडर पीएमएवाई। पीएमएवाई, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। पीएमएवाई यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, सुना होगा मुझे उम्मीद है, जिसके तहत कुछ राशि प्रदान की जाती है घर बनवाने के लिए। द सेंटर हैज रिसेंटली मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज टू द इनकम क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल्स फॉलिंग अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन द प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU इन द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पर ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाई गई है। ईडब्ल्यूएस, द इनकम थ्रेशोल्ड हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 3 लाख to 6 लाख, aiming to expand the eligibility and accessibility to affordable housing। यानी ईडब्ल्यूएस सेक्शन यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो लोग आते हैं, उन जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। किस रीजन पर, तो इसे पर्टिकुलरली लॉन्च किया गया है अभी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पर इसे लॉन्च किया गया है, लेकिन बाद में ये पूरे भारत में लॉन्च होने वाली है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो राशि पहले हुआ करती थी उसे डबल कर दिया गया है।
यानी जो इनकम स्लैब था पहले, यानी कि पहले जो था वो लगभग था 1 से 3 लाख के बीच में, या शायद 1 से 2.5 लाख के बीच में, ऐसा कुछ था। लेकिन उसी को जस्ट डबल कर दिया गया है, 3 लाख से 6 लाख कर दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है। 1.5 लाख की समथिंग था कुछ इनकम स्लैब, यानी कि किसी व्यक्ति की जो इनकम है एनुअली वो लगभग 1.5 लाख होनी चाहिए, है ना, 1.5 लाख होनी चाहिए एनुअली, है ना। तभी जाकर उसे उसे इस योजना का लाभ मिलता था, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता था। लेकिन अब इसे एग्जैक्टली डबल कर दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में है, 6 लाख के बीच में है, और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ये पर्टिकुलरली ये न्यूज है, ठीक है, मतलब ये न्यूज यह कह रही है, ठीक है। बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इस मिशन के तहत हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 फॉर अर्बन हाउसिंग बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मतलब क्या है, सभी लोगों को घर उपलब्ध कराना, यानी कि एक आवास उपलब्ध कराना, इस पर्टिकुलर योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा ये कब लॉन्च की गई, तो ये 25 जून 2015 को लॉन्च की गई। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लॉन्च की गई। 25 जून एज इट इज आपको ध्यान रखना है, 25 जून 2015। अगर आपको ये 25 जून ना भी याद हो तो आपको एज इट इज ईयर तो पता होना चाहिए, 2015 में लॉन्च हुई। यानी कि कब, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, और उसके 1 साल बाद 2015 को ये योजना लॉन्च की गई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी चंद्रयान 3 से एसोसिएटेड। जैसा कि आप सभी को पता है, चंद्रयान 3 रिसेंटली 14 जुलाई यानी 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 यानी तीसरा मिशन है ल्यूनर एक्सप्लोरेशन का, यानी चंद्रमा पर कुछ एक्सप्लोरेशन वर्क करने का ये तीसरा मिशन है। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया, चंद्रयान सेकंड के बारे में मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर्स में। चंद्रयान 3 ये तीसरा मिशन है, आपको एज इट इज जो कि ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें इंडिया थर्ड डेट विद द मून, आप सभी को पता है, जो कि ल्यूनर एक्सप्लोरेशन करने वाला है। ये कब लॉन्च किया गया, एज इट इज आपको ध्यान रखना है, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। अगर बात करें चंद्रयान 1 की कॉस्ट क्या थी, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की कॉस्ट लगातार डिक्रीज देखने को मिल रहा है। चंद्रयान 2 की जो कॉस्ट थी वो लगभग 960 करोड़ थी, जबकि चंद्रयान 3 की जो कॉस्ट है वो 610 करोड़ है, ऐसी बताई जा रही है। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभवतः 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 3 के तीसरे संस्करण को लॉन्च किया है इसने। इसके अलावा भारत का पहला चंद्रमा रॉकेट यानी चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया था। और यहीं पर जब चंद्रयान फर्स्ट सक्सेसफुली इंसर्ट किया गया, तब यह पता चला कि चंद्रमा पर भी पानी मौजूद है, ठीक है। तो इसके बारे में पता किसने लगाया, चंद्रयान फर्स्ट ने लगाया। इसके अलावा चंद्रयान 2 जो कि सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था 2019 में, लेकिन इसका जो लैंडर है वो क्रैश हो गया था किसी वजह से, यानी सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी लैंडर को, लेकिन लैंडर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सिंपल सा कि वहां पर उस पर्टिकुलर चंद्रमा की सतह पर, जैसा कि यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर आपको एक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है ना, हमारा प्यारा अर्थ है। और ये है, मान लेते हैं चंद्रमा यानी कि मून। हमारे अर्थ पर इन्वायरमेंट मौजूद है। इसलिए जब अर्थ में अगर कोई चीज गिरती है तो धीरे धीरे कुछ समय लेकर गिरती है, जबकि मून पर इन्वायरमेंट नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, यहाँ पर अगर कोई चीज गिरेगी तो बहुत तेजी के साथ गिरती है, ठीक है। इस वजह से जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, या जिस तरह के जो मिशन या लॉन्चिंग व्हीकल जो जाते हैं, इनकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाना बहुत जरूरी है। यानी कि वो जो व्हीकल है वो धीरे धीरे बहुत ही आराम के साथ, क्योंकि उसके जो पार्ट्स हैं जिससे वो डिस्ट्रॉय ना हो, इस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है। तो यही जो लैंडर है, चंद्रयान 2 का जो लैंडर है, वो क्रैश लैंड हो गया था मून की सरफेस पर।
चंद्रयान 3 की अगर हम लोग बात करें, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसएलवी मार्क 3 का नया नाम क्या है? एलवीएम 3। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। द प्रपल्सन मॉड्यूल विल कैरी द लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिल 100 किलोमीटर ल्यूनर ऑर्बिट, और इसे साउथ पोल में लॉन्च किया गया है। तो यानी चंद्रमा की साउथ पोल पर इसे लॉन्च किया गया है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, चंद्रयान 3 को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो चंद्रमा की साउथ पोल पर, साउथ पोल पर यह एक्सप्लोरेशन वर्क किया गया है, यानी दक्षिणी ध्रुव पर ये अपने एक्सप्लोरेशन काम करेगा, है ना। वहां की सतह कैसी है, वहां की सतह कैसी है, वहां का मिनरल्स कैसा है ना, वहां की मिट्टी कैसी है, इन सब के बारे में, यानी कि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, इन सब के बारे में, ये साउथ पोल का, चंद्रमा के साउथ पोल की बात हो रही है। तो वहां पर जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, उन सभी के बारे में जानकारी देने का काम कौन करेगा? चंद्रयान 3 करेगा, जो कि जैसा कि बताया जा रहा है इसरो के द्वारा, लगभग आई थिंक अगस्त, वो भी 23 या 24 अगस्त में ये पहुंच जाएगा अपने साउथ पोल पर। इसके अलावा इंडिया अब बन चुकी है फोर्थ ऐसी कंट्री जो कि ल्यूनियर पर, यानी कि मून पर अपने एक्सप्लोरेशन वर्क करेगी, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। तो फोर्थ ऐसी कंट्री बन गई है इंडिया, जो कि मून पर अपने एक्सप्लोरेशन वर्क को परफॉर्म करने वाली है। अपने आप में ग्लोबली ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा सारे देश नहीं कर पाए हैं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो कि ये काम कर चुके हैं या करने वाले हैं। इसके अलावा इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑन द मून, यानी कि भारत दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली ऐसी कंट्री है कि जो कि वहां पर जाकर अपना कोई मिशन जिसने लॉन्च किया है और वहां पर एक्सप्लोरेशन वर्क परफॉर्म करने वाली है। तो भारत पहला ऐसा देश है जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। चलिए बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस लेक्चर से आपको कई सारी इंफॉर्मेशन पता चली होगी। इनमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज आप ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? 2008 में लॉन्च किया। सेकंड चीज आप ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? 2019 में लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया था? तो जीएसएलवी मार्क 3 के थ्रू लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। इसके अलावा चंद्रयान 3 में जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया है उसका नाम क्या है? एलवीएम 3, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसका पुराना नाम क्या था? जीएसएलवी मार्क 3। इसके अलावा फोर्थ चीज आप क्या याद रखेंगे? फोर्थ चीज आप याद रखेंगे, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई 2023। साउथ पोल पर एक्सप्लोरेशन करने वाला पहला देश भारत। ठीक है, ये पर्टिकुलर बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या ध्यान रखेंगे? तो आपको ध्यान होना चाहिए सतीश कहाँ मौजूद है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ठीक है, एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और इसके करंट चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, एस सोमनाथ साहब। चलिए बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। कुछ शॉर्ट न्यूज है क्या है? लॉर्ड हनुमान यानी बजरंग बली जी को का जो एक ऑफिशियल मैस्कट बनाया गया है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि आयोजित की गई थाईलैंड में। लॉर्ड हनुमान जी यानी कि भगवान बजरंग बली जी बने हैं ऑफिशियल मैस्कॉट। उनका बनाया गया है, उनकी इमेज का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बनाया गया, जो कि कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड में आयोजित की गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। तो आपको सिर्फ अभी ध्यान रखना है मैस्कॉट क्या होगा? तो बजरंग बली साहब, बजरंग बली जी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक पाथ ब्रेकिंग मोबाइल दोस्त ऐप। कौन सा ऐप है? मोबाइल दोस्त ऐप, इन सिंक विद द विजन ऑफ आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। न्यूज क्या है? जम्मू कश्मीर, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, किस गवर्नमेंट ने या किस राज्य ने या किस यूनियन टेरिटरी ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है जिसका मेन विजन क्या है? कि आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। ठीक है, इसका विजन भी आपको ध्यान रखना है। तो मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च करने वाला ऐसा कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है? आपको ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा ज्योति याराजी हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हेल्ड एट सुपा चलासाई स्टेडियम इन बैंकॉक, थाईलैंड। मैंने आपको बताया थाईलैंड में आयोजित की जा रही है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसके मैस्कॉट कौन बने हैं? लॉर्ड हनुमान। इसके अलावा यहाँ फर्स्ट गोल्ड लाने वाली इंडिया की पहली गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? तो इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल लाने वाली कौन है? ज्योति याराजी ने यह खिताब जीता है,
फर्स्ट गोल्ड मेडल लाने वाली महिला कौन है या कोई पर्सन कौन है? ज्योति याराजी। ज्योति जी का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ज्योति याराजी ने थाईलैंड में के बैंकॉक में सुपा चलासाई स्टेडियम में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर आपको 3 बातें मिली। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप थाईलैंड में आयोजित की गई, जिसका मैस्कॉट क्या है? लॉर्ड हनुमान। इसके अलावा ज्योति याराजी पहला गोल्ड लाने वाली महिला बनी। इसके अलावा या ऐसा पर्सन जिसने पहला गोल्ड भारत के लिए लाया है, उनका नाम क्या है? ज्योति याराजी। इसके अलावा थर्ड न्यूज हमने देखी थी। थर्ड न्यूज क्या है हमारी? जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली लॉन्च किया है मोबाइल दोस्त ऐप, जिसका मेन विजन क्या है कि जो आप का मोबाइल हमारा दफ्तर, यानी कि इसका मेन उद्देश्य यह है कि सभी सिटीजन को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जितनी भी शासकीय सेवाएं हैं वो सभी सेवाएं, कुछ जिनमें से कुछ पर्टिकुलर सेवाएं जो कि मोबाइल के थ्रू उपलब्ध हो सकती हैं, उन सभी सेवाओं को उपलब्ध कराना इस पर्टिकुलर ऐप का उद्देश्य है, या ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया डेट को, तो आपको बताना है 12 जुलाई, 23 अगस्त, 9 सितंबर या 14 जुलाई। इसका जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा आप सबके ईयर जरूर लिखें। चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड दोनों के ईयर आप जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल को होस्ट कौन कर रहा है इंडिया के साथ? कौन सी कंट्री है जो कि इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल को भारत के साथ होस्ट कर रही है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, केन्या, थाईलैंड या यूएसए यानी अमेरिका। आपको इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये पूरा प्रयास हमारा समझ में आता है या पूरा प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाएं। साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहित करें कि इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है, हमसे बात करना है, हमसे जुड़ना है, तो आप इंस्टाग्राम पे इस स्कैनर के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम या फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।